नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव अपने निरक्ष के किसी बिंदु पर कितनी तीव्रता उत्पन्न करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, द्विध्रुव आवेशों की भांति ही अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन इसमें थोड़े अंतर होते हैं। अगर आवेश बिंदु आवेश बस है तो इसके चारों ओर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, चाहे वो जितनी भी हो वह एक समान होगी। लेकिन अगर यह सिंगल आवेश न होकर आवेशों का एक सिस्टम हो, निकाय हो, जैसे द्विध्रुव हो, तो इस द्विध्रुव के कारण समान दूरी पर r दूरी इधर, यहाँ से r दूरी इधर, इधर अलग अलग बिंदुओं पर यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। तो इसीलिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अलग समीकरण और अलग तरीके का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष वैद्युत द्विध्रुव के मध्य द्विध्रुव के लंबवत खींचा जाने वाला अक्ष होता है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष वह रेखा होती है जो द्विध्रुव के मध्य द्विध्रुव के लंबवत होकर के जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर यह द्विध्रुव है प्लस माइनस तो इसका निरक्ष होगा इसके मध्य से जाने वाला और लंबवत, अर्थात द्विध्रुव के लंबवत होकर जाने वाली रेखा को द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। तो अब इस निरक्ष पर कहीं कोई बिंदु लेना r दूरी पर। तो इस r दूरी पर जो बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके लिए हम अभी आपको बताएंगे, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उसके बाद इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए इसको कैसे करते हैं या देखते हैं। तो आपको वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण प्राप्त करना है। तो हम वैद्युत द्विध्रुव लेंगे और उस वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जो कुछ ज्ञात है उसको लिख लेंगे। और जैसे यहाँ लिखेंगे, माना एक द्विध्रुव AB है जिसके सिरे पर क्रमशः -q तथा +q आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी अर्थात द्विध्रुव की लंबाई 2l है तथा द्विध्रुव का केंद्र O है। माना द्विध्रुव से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P को द्विध्रुव के सिरे B और A से मिला देते हैं, जैसा कि चित्र में डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया गया है। मान लें द्विध्रुव और P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण थीटा हो, तब द्विध्रुव के एक आवेश के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न प्रकार निकालेंगे। लिखेंगे, माना B पर स्थित +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तब E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान √r² प्लस l²। इसको समझ लेते हैं, √r² प्लस l² क्या होता है। जैसे कि बिंदु आवेश की जो तीव्रता हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ एक आवेश हो
और इससे Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P हो, यहाँ तीव्रता कितनी होगी। तो हम समीकरण लिखते हैं, तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यहाँ R क्या होता है, दरअसल में बिंदु आवेश और बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो उसी तरह अगर P पर BQ के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है तो इनके बीच की दूरी ली जाएगी, और यह दूरी हम बड़ी आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये छोटे त्रिभुज में POB में यह समकोण है और यह दूरी L है और यह दूरी R है, तब पाइथागोरस प्रमेय से कण की लंबाई होगी √L² प्लस R²। तो इसी दूरी को यहाँ पर लिया गया है। फिर इसका होल स्क्वायर करना है, तो फिर यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब होल स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, तो होल स्क्वायर से करड़ी को हम हटा देते हैं। यह होल स्क्वायर हट गया और यह करड़ी हो गई। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र E1 एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा होनी चाहिए। तो E1 किसके कारण है, प्लस आवेश के कारण है। तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो आवेश से दूर होती है। तो E1 की दिशा इस चित्र में बनाए अनुसार हो जाएगी। और दिशा को लिखना हो तो लिखेंगे BP की ओर, BP की ओर, अर्थात BP की ओर। उसी प्रकार फिर लिखेंगे, माना A पर स्थित -Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² प्लस L²। यह बिल्कुल वैसे ही है, जो दूरी यहाँ होगी वही दूरी इधर भी होगी। और इसकी दिशा, चूंकि ऋण आवेश है तो दिशा किधर होगी, P से A की ओर, यानी कि आवेश की ओर, PA की ओर। अब यहां दिख रहा है कि E1 और E2 यानी दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं उनके परिमाण तो बराबर हैं, लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। इस स्थिति में P पर नेट वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम दोनों को वियोजित कर देते हैं, अर्थात E1 और E2 को उसके घटकों में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ बगल के चित्र में देख रहे हैं, हमने E1 को वियोजित किया है तो दो घटक प्राप्त हुए हैं, E1 साइन थीटा और E1 कास थीटा। उसी प्रकार E2 को वियोजित किए हैं तो दो घटक प्राप्त हुए हैं, E2 साइन थीटा और E2 कास थीटा। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों परस्पर बराबर और विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि E1 कास थीटा और E2 कास थीटा एक ही दिशा में है और ये परस्पर जुड़ जाएंगे। तब P पर द्विध्रुव के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र यदि मान लें E है तो E बराबर जो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। यहाँ E1 का मान रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L² cos थीटा प्लस उसी प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L² cos थीटा। यह cos थीटा है। अब इनको जोड़ना तो जुड़ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L² और इंटू होगा तो 2, लेकिन 2 को हमें यहां लिख रहे हैं 2 cos थीटा। अब बात आ गई, कुल वैद्युत क्षेत्र इतना होगा, लेकिन इसको थोड़ा और सरल रूप में लिखें, यानी ये cos थीटा को हम उसके अनुपातों में ही व्यक्त करें तो क्या होगा। अर्थात cos थीटा की बात करें तो चूंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब,
अगर इस छोटे त्रिभुज की थीटा के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो छोटे त्रिभुज को लें POB, जो कि समकोण त्रिभुज है, और यह कोण थीटा है, तो यह आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा। तो आधार बट्टे लंब यानी OPB बट्टे OP, अर्थात OB बट्टे OP हो जाएगा। अब OB का मान L है और OP का मान होल रूट R² प्लस L² है। इस मान को अगर हम इसमें रखें तो आपको प्राप्त होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R² प्लस L² इंटू 2L, यहाँ 2 छूट गया है, 2L, सॉरी यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा 2L अपान रूट R² प्लस L²। अब यहां पर देख रहे हैं इसके अंश में अंश की हर की घात, इसके हर में हर की जो घात है 1/2 है और इस हर में घात 1 है। गुणा कराएंगे तो घात हो जाएगा 1.5 यानी कि 3/2। तब विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद से Q अपान R² प्लस L² और की घात 3/2 और यह 2L भी इधर ही आ जाएगा, 2QL हो जाएगा। तो इस तरह से द्विध्रुव के कारण कि निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाती है, परंतु इसको हम और सरल कर सकते हैं। सरल कैसे करेंगे? तो सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, 2QL जो कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, अर्थात P बराबर 2QL। तथा एक चीज और ध्यान देते हैं, यह L लेस देन R, इसको तो समझ रहे हैं। इसका मतलब है L R से बहुत छोटा है। जब किसी जोड़ घटाने की क्रिया में कोई राशि लघुत्तम हो, अनंत सूक्ष्म हो, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो यह दो काम करें, P का मान रखें और L को छोड़ दें, तब आपको प्राप्त होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL का मान होगा P और L को यदि छोड़ देते हैं तो इस 2 से या 2 कैंसिल हो जाएगा और होगा R। तो इस प्रकार से आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।